हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक सीरीज शुरू की थी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने आपसे ऑलरेडी रेप्लिकेशन के बारे में बात कर ली थी। रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स और रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो अब मैं उस सीरीज को भी आगे बढ़ाने वाला हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसक्रिप्शन के विषय में। आपको इससे पहले याद होगा कि हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया आपको बताया था जिसमें मैंने डिस्कशन किया था कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपने डिस्कशन को और आगे लेकर के चलूंगा और आपको बताऊंगा कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इस लेक्चर को बनाया है ताकि आपके वो सारे के सारे कंफ्यूजन दूर होंगे और इसके बाद हम लोग कुछ PYQs भी करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के ऊपर होने वाला है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या क्या है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आरएनए की सिंथेसिस किस तरीके से होती है, आरएनए का स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, पोलैरिटी क्या है। इसके अलावा हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आखिर होता क्या है। नाम से ही एक बात तो समझ में आ गई कि ट्रांसक्रिप्शन से रिलेट, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हो गया, नाम से ही एक चीज हमें तो समझ में आ गई कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हो गया जिससे कि ऐसा प्रोसेस जिससे कि डीएनए जो है वो हमारा आरएनए में कन्वर्ट होता होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन से एक बात तो समझ में आई कि यहाँ पे हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे डीएनए जो है वो कन्वर्ट होने वाला होगा आरएनए के अंदर। ठीक, ये बात तो पक्की हुई। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या चीज है इसको भी तो देखें। तो ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन को हम देखने की कोशिश करें तो वो डेफिनेशन ये कहती है कि हर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वही है जो एक ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट मतलब अगर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, तो इस डीएनए के स्ट्रैंड से हमने यहाँ पे आरएनए का एक स्ट्रैंड बना लिया। तो ये आरएनए का जो स्ट्रैंड है दैट इज ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड। ये क्या हो गया? ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड हो गया, ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड हो गया। तो कहने का मतलब है कि हर डीएनए से जो आरएनए बन रहा है ये इसको हम ट्रांसक्राइब्ड आरएनए बोल रहे हैं, इसको हम लोग ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट बोल रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये बात सबसे पहली। अब देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यानी कि उसका कंपोजिशन क्या क्या है। तो यहां पे ये जो पॉइंट है ये इसका कंपोजिशन बता रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले इट कंप्राइजेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। अब जाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट वो जगह हो गई जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होने वाली है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होने वाला है, वो हो गई आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट प्लस ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट का मतलब हो गया जहां पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो खत्म हो रहा होगा, टर्मिनेट हो रहा होगा। जहां से शुरू हो रहा होगा वो रीजन आएगा, जहां टर्मिनेट हो रहा होगा वो रीजन आएगा, और जो बीच का रीजन जो आपका ट्रांसक्राइब हो रहा होगा वो भी रीजन हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो आप देखें ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन साइट और रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो रीजन ट्रांसक्राइब हो रहा है वो भी इसी के अंदर आएगा। तो अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता क्या है, बट फिलहाल इस स्लाइड का अगर मैं आपसे समरी बोलने की कोशिश करूं तो ये स्लाइड ये बताने की कोशिश कर रही है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट। ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कौन कौन सा इसका कंपोजिशन क्या क्या है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट साइट होगा, और बीच का जो ट्रांसक्राइब्ड रीजन होगा वो भी इसी के अंदर आएगा। तो आप जल्दी से इसकी एक इमेज ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपने इसकी एक फोटोग्राफ ले ली होगी। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। आप इसके अगर डायग्राम को देखेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। जल्दी से इसको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट देखिए कहां पे है। तो ये पोजीशन जो है यहां से इस जगह से आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे मेंशन भी है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट।
ठीक है। तो स्टार्ट साइट का मतलब जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो रही होगी। अब जहां से जब शुरुआत हो रही है तो किसी भी चीज का अंत तो होगा ही होगा। तो अगर यहाँ पे शुरुआत हो रही है तो टर्मिनेशन कहाँ पे है? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट देखिए यहाँ पे, इस जगह पे आपका टर्मिनेशन हो रहा है, इस जगह से हमारा स्टार्ट हो रहा था। और दूसरा, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रीजन है, यह आपका कोडिंग रीजन है, यानी कि इसी से हमारा जो आरएनए होगा वो बन रहा होगा। तो याद रखेंगे कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जिसकी बात की जा रही है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो किसका पार्ट है? वो आपका एक डीएनए का पार्ट है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात कर रहे हैं, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन एंड साइट और जो बीच का पोर्शन जिससे ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अब तो स्टार्ट साइट हम लोगों ने देख लिया, इसका हमने टर्मिनेशन साइट देख लिया। अब एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये शब्द जो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपने कई बार सुना होगा मैथमेटिक्स में, जब आप स्विमिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे या आप बोट वाले क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे, तो उसमें हम लोग अक्सर सुनते थे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता था कि जो नदी की जो धारा है उसके विपरीत जब आदमी बहता है तो उसको हम लोग अपस्ट्रीम बोलते हैं। या अगर कई बार नदी की धारा के साथ साथ आप बह रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोला करते थे। तो अ स्विमर इज स्विमिंग अपस्ट्रीम, अ स्विमर इज स्विमिंग डाउनस्ट्रीम, इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। तो यहां पर भी वही कहानी है। दैट मीन्स अगर हम लोग स्टार्ट साइट से, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? हमेशा डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से टर्मिनेशन साइट की तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया? आपका डाउनस्ट्रीम रीजन हो गया। लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आप अपस्ट्रीम उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अपस्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है। तो अगर इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये अपस्ट्रीम हो जाएगा। अपस्ट्रीम मतलब बस आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उससे अगर उल्टी दिशा में जा रहे हैं या विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैंड इस तरफ बढ़ रहा है, इजंट इट? डीएनए इस तरफ बढ़ रहा है, तो इसके उल्टी दिशा में जाएंगे तो ये अपस्ट्रीम हो जाएगा, और इसकी सीधी दिशा में जाएंगे तो ये डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। इतनी बात तो ये बात समझ में आई होगी। अब एक और चीज समझने की कोशिश करिए, जब भी आप अपस्ट्रीम जाएंगे तो आप उसको लेबलिंग करते हैं नेगेटिव से। यानी कि अगर हम इस तरफ बढ़ना शुरू करें तो यहां से हम अगर कहें कि ये -1 है, ये -2 रीजन हो जाएगा, ये -3 रीजन हो जाएगा, ये -4 रीजन हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग लेबलिंग करना आगे की तरफ शुरू करें तो +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा स्टार्ट साइड से अगर हम लोग लेबल करना शुरू करें तो इधर से प्लस की गिनती होगी और उधर की तरफ माइनस की गिनती होने लग जाएगी। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो अपस्ट्रीम में नेगेटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो -1, -2, -3 होगा। इस दिशा से आप शुरू कर रहे हैं तो +1, +2, +3 होगा। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां से, तो स्टार्ट साइट हो गया, अपस्ट्रीम के बारे में डिस्कस किया, डाउनस्ट्रीम के बारे में डिस्कस किया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया यहाँ पे, तो उम्मीद है कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में। इससे आगे भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आगे भी, लेकिन यहां फिलहाल मेरा आपसे डिस्कस करने का ये कहना है कि जब भी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा एक ही स्ट्रैंड का एट अ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा होता है तो हमेशा एट अ गिवन टाइम एक ही डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए बनाने जा रहा होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एट अ सिंगल गिवन टाइम दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उसके दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट्स हैं उससे आरएनए बनने लग जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अगर आरएनए बनाने लगेंगे तो ये जो दोनों आरएनए के स्ट्रैंड होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आपको पता है। और वो प्रोटीन, जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया तो उससे प्रोटीन कैसे बनेगा? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी
आरएनए बनाने में एट अ गिवन टाइम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि दूसरा वाला स्ट्रैंड डीएनए का आरएनए नहीं बना सकता है या पहला वाला नहीं बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, बट एट अ गिवन टाइम कोई भी एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाएगा, दूसरा वाला नहीं बनाएगा। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बारे में हम लोग और डेप्थ में बात करेंगे। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड हम लोग उस स्ट्रैंड को कहते हैं कि जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका आरएनए बन रहा होता है। फिर से समझेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा वो स्ट्रैंड होता है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका आरएनए बन रहा होता है, और जो इसका दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसको हम लोग नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अभी इसके जो और नाम है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग नाम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो ये तो समझ में आया होगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड हो गया जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका आरएनए बन रहा है, यानी कि इसको यूज करके, ये जो स्ट्रैंड है इसको इस्तेमाल करके इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यहाँ पे बना हुआ है। ये हो गया आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड किसका है? डीएनए का है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना होगा, और उसके ऑपोजिट जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, तो यहां तक की तो बात हम लोगों को समझ में आ गई। तो आप इसकी जल्दी से एक इमेज ले लीजिए तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि ये भी आपने इसकी इमेज ले ली होगी। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्कशन के जिसको समझना जरूरी है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स अगर मैं बात करता हूं तो यूकैरियोट्स कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन जीन। यूकैरियोट्स के केस में एक जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहां पे अगर हम लोग इस तरीके से बनाएं तो ये अगर एक आरएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे हमारा बन कर गया, ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है मान लीजिए, इससे हमने एक आरएनए का स्ट्रैंड बनाया यहाँ पे। सपोज करिए कि ये मेरा आरएनए का स्ट्रैंड बन गया। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन की इंफॉर्मेशन होगी, ओनली वन जीन की इंफॉर्मेशन होगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि यूकैरियोट्स में क्या सिनेरियो है? यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक सिनेरियो है, मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन ऐसा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस आरएनए में दी हुई होगी। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करता हूं तो प्रोकैरियोट्स के केस में यहाँ पे अ सेट ऑफ एडजेसेंट जीन्स, यानी कि अगल बगल के जो जीन्स होंगे वो एक साथ ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, इसीलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो आरएनए बना होगा, अब सपोज करिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था आपका, और यहाँ से जो हमारा आरएनए बना, सपोज करिए कि ये मेरा आरएनए यहाँ पे बना है। अब इस आरएनए में, ये जो आरएनए बना है, इस आरएनए में हो सकता है यहाँ से जीन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन हो, ये जीन नंबर 2 की इंफॉर्मेशन हो, और ये जीन नंबर 3 की इंफॉर्मेशन हो। तो जीन 1, जीन 2, जीन 3, मल्टीपल जीन्स की इंफॉर्मेशन एक साथ मेंशन होती है। किसके अंदर? आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर हमेशा एक जीन की इंफॉर्मेशन होगी एक आरएनए के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल जीन्स की इंफॉर्मेशन होगी एक साथ। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल अपने क्लासेस में भी देता हूं कि कई बार जो गांव, अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो गांव वगैरह से है, तो गांव में पहले के समय में चूल्हा जला करता था, है ना। तो चूल्हे में जब लोग खाना बनाया करती थी फीमेल्स, तो उसमें एक साथ एक बार चूल्हा जला तो उसके बाद सारे के सारे जो अलग जो सब्जी है, रोटी है, चावल है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक साथ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बनाई जाती थी। ये पहले का समय था। इसको हम लोग प्रोकैरियोट्स से कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स में एक ही स्ट्रेच में बहुत सारे जीन्स बने हुए होंगे, यानी कि एक बार चूल्हा जला तो उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ बनाती थी। लेकिन अगर यही चीज मैं यूकैरियोट्स के बारे में बात करूं तो ये आज का समय है। आज के समय में हर इंडिविजुअल के घर में गैस सिस्टम है और उसको गैस को जलाना बुझाना बहुत आसान काम है। वहीं चूल्हा जलाना और बुझाना बड़ा मुश्किल काम था। एक बार चूल्हा जलाने में बड़ा एफर्ट लगता था, लेकिन गैस जलाना तो बहुत आसान है।
तो आजकल क्या कर सकते हैं, आप एक बार चावल बना लिया आपने, उसको कुछ समय बाद आपने रोटी बना ली, कुछ समय बाद आपने सब्जी बना ली, तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो इसको अगर हम लोग रियल लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे कि यूकैरियोट्स में हर आरएनए में एक ही जीन की इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आजकल के समय में एक बार में एक काम किया, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद आकर के काम कर सकते हैं। बट प्रोकैरियोट के समय में, जैसे चूल्हा पहले के समय में, प्रीवियस प्रिमिटिव टाइम में, पहले के समय में क्या हुआ करता था कि एट अ टाइम, वन सिंगल टाइम में आपको एक साथ सारी चीजें बनानी पड़ती थी। तो आप इस तरीके से कंपेयर करके एनालॉजी बना करके याद कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स और ये हो गया इधर आपका यूकैरियोट्स। तो ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट किसे कहते हैं। ये अगेन बहुत एक कंफ्यूजिंग सी चीज है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जब आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जब आपका आरएनए बनता है तो सबसे पहली चीज जो बन रही है, जो सबसे पहला आरएनए बना है, उसी को आप प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ठीक, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जस्ट जो आरएनए बना उसी को हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं। चलिए, तो इसकी आप जल्दी से एक इमेज ले लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो उम्मीद है कि ये ले लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए कि जो यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी कि जो आपका जो पोर्शन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट बनना है उससे, वो दो तरीके से हो सकता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपका दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है, मैं याद रखिएगा, मैं ये आपका जो यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ वो आपके यूकैरियोट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये प्रोकैरियोट के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सिंपल होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स होगा। या तो वो बिल्कुल सिंपल होगा और या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, सिंपल से मेरा मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मेरा यहाँ पे मान लीजिए बन गया आरएनए। अब ये आरएनए, इससे मेरा एक ही प्रोटीन, तो एक सिंगल आरएनए बना, वन आरएनए बना, और यहाँ पे एक ही प्रोटीन बन करके रेडी हो जाएगा, वन प्रोटीन बन करके रेडी हो जाएगा। इसी को मैं क्या कहता हूं? दिस इज कॉल्ड एज सिंपल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो सिंगल मैसेंजर आरएनए बना और सिंगल प्रोटीन यहाँ पे बना, इसलिए मैंने इसको सिंपल बोल दिया। लेकिन क्या सभी मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिंपल होते हैं? ऐसा नहीं। कुछ मोनोसिस्ट्रोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स का अर्थ ये हो गया, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया, तो कैन बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन वेज। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो बन गया, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो है ये। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से जो मेरा मैसेंजर आरएनए बना, ये मैसेंजर आरएनए जो बना, अब इस मैसेंजर आरएनए को मैं कई तरीके से प्रोसेस कर सकता हूं, यानी कि इसकी प्रोसेसिंग कई तरीके से हो सकती है। अब प्रोसेसिंग करने का मतलब हो सकता है इस मैसेंजर आरएनए में, आपको इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स का कॉन्सेप्ट पता ही होगा, तो हो सकता है इस मैसेंजर आरएनए के अंदर हमने एक्सॉन नंबर 1 और एक्सॉन नंबर 3 को साथ में जोड़ दिया, एक्सॉन नंबर किसी और मैसेंजर आरएनए में एक्सॉन नंबर 2 और एक्सॉन नंबर 5 को साथ में जोड़ दिया। कहने का मतलब है इस प्रोसेसिंग के जरिए इस सेम मैसेंजर आरएनए को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हो सकता है इसमें इसको हम लोग एक मैसेंजर आरएनए 1 की तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, या मैसेंजर आरएनए 2 की तरीके से, 3 की तरीके से, 4 की तरीके से। तो कहने का मतलब है एक ही मैसेंजर आरएनए को हम मल्टीपल तरीके से एडिटिंग के थ्रू, जीन एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहीं पे बात आ जाती है स्प्लाइसिंग की। खैर, स्प्लाइसिंग यहाँ पे डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरा एम ये आपको बताना है कि मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या हो गया। तो मैसेंजर आरएनए 1 से आपका प्रोटीन 1 बना, मैसेंजर आरएनए 2 से आपका प्रोटीन 2 बना, मैसेंजर आरएनए 3 से प्रोटीन 3 और मैसेंजर आरएनए 4 से प्रोटीन 4 बन गया। यानी कि एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आप मल्टीपल प्रोटीन्स बनाते हुए चले गए। तो ये एक बहुत ही कमाल का एक प्रोसेस है जिसकी वजह से यूकैरियोटिक सिस्टम की बहुत ज्यादा एनर्जी बच जाती है। वरना आप सोचें कि आपको हर प्रोटीन के लिए अलग अलग मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ेगा और वो बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक ही मैसेंजर आरएनए को आपको अलग अलग तरीके से पढ़ते हुए चले जाना है या प्रोसेस करते हुए चले जाना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो कई बार एक आप पोयम पढ़ रहे हैं तो उस पोयम को आप मल्टीपल तरीके से पढ़ सकते हैं। उस पोयम को आप बहुत तेजी के साथ पढ़ सकते हैं,
धीमे धीमे पढ़ सकते हैं, बहुत एक लय में पढ़ सकते हैं, या बिना लय के पढ़ सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग तरीके से पोएम सेम है, आपके पढ़ने का तरीका अलग अलग है, उसी चीज को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या यूकैरियोटिक मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसका एक इमेज ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी इमेज हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, हालांकि मैंने इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, तो इसलिए इस बात को बताना दोबारा भी बेहद जरूरी है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ट्रांसक्राइब्ड। जब भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, याद रखें, जब भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ट्रांसक्राइब्ड, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड। अब सपोज करें, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक डायग्राम दिखाया गया है जिसको आप समझ सकेंगे और क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दो स्ट्रैंड्स हैं। ये इसका रेफरेंस सबसे पहले मैं देना चाहूंगा, इंडिया बायोसाइंस की वेबसाइट से लिया गया है। तो इंडिया बायोसाइंस की वेबसाइट से ये डायग्राम लिया गया है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये स्ट्रैंड नंबर 1 है और ये स्ट्रैंड नंबर 2 है। किसका स्ट्रैंड नंबर 1, स्ट्रैंड नंबर 2? आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का, ड्यूप्लेक्स डीएनए का स्ट्रैंड नंबर 1, स्ट्रैंड नंबर 2 है। अब जब भी इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर आप इसका ट्रांसक्रिप्शन होते हुए देखें तो ट्रांसक्रिप्शन में हमेशा आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आपका डीएनए था जरूर, लेकिन इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में सिर्फ एक ही डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो आपका मैसेंजर आरएनए फ्रॉम स्ट्रैंड नंबर 1, मैसेंजर आरएनए फ्रॉम स्ट्रैंड नंबर 2, अगर मान लीजिए अगर हम लोग कहें कि दोनों स्ट्रैंड से ही अगर मैसेंजर आरएनए बनने लग जाए तो क्या नुकसान होगा। यहाँ पे मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो एक ही स्ट्रैंड से होता है। यहाँ पे ये देखेंगे आप कि अगर मान लीजिए हम कहें कि दोनों स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होने लग जाए, दोनों ही स्ट्रैंड से, स्ट्रैंड नंबर 1 और स्ट्रैंड नंबर 2 से, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो स्ट्रैंड नंबर 1 और स्ट्रैंड नंबर 2 से दोनों जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो आप ये पाएंगे कि ये देखिए, ये आपका स्ट्रैंड नंबर 1 से सिंथेसाइज हुआ और ये वाला देखिए ये आपका स्ट्रैंड नंबर 2 से सिंथेसाइज हुआ। अब परेशानी ये हो जाएगी कि ये दोनों मैसेंजर आरएनए भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड से बने हुए हैं, तो जो मैसेंजर आरएनए बने वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो जाएगा। तो मैसेंजर आरएनए फ्रॉम स्ट्रैंड नंबर 1, मैसेंजर आरएनए फ्रॉम स्ट्रैंड नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर के बैठ जाएंगे ऐसे। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए तो प्रोटीन के लिए अवेलेबिलिटी होगी ही नहीं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अगर इन दोनों का बेस पेयर आपस में हो गया, मैसेंजर आरएनए 1 एंड 2 का बेस पेयरिंग अगर हो गया तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए मैसेंजर आरएनए बचेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपस में पेयर करके बैठ गए। तो प्रोटीन कौन बनाएगा? तो प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। इसी वजह से मैसेंजर आरएनए कभी भी दोनों डीएनए स्ट्रैंड से सिंथेसाइज नहीं होते, हमेशा एट अ सिंगल टाइम, एट अ गिवन टाइम, एक समय में एक डीएनए स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनेगा। हो सकता है किसी और समय पे दूसरे वाले डीएनए स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनने लग जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक, तो ये हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया। आप इसकी इमेज चाहें तो आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए, उम्मीद है कि ये ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रियल आइडिया को। ये आप जब समझेंगे तो आपको क्लियर एक पिक्चर समझ में आएगी कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने आपको यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें आप समझ सकते हैं कि ये ड्यूप्लेक्स डीएनए है, ठीक, यानी कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, दोनों ही डीएनए पे अलग अलग जीन्स मौजूद हैं। अब हो सकता है यहाँ पे इस वाले पे, इस स्ट्रैंड नंबर 1 पे जीन ए मौजूद है, इसके ऊपर जीन सी भी मौजूद है, वहीं स्ट्रैंड नंबर 2 पे जीन बी मौजूद है और जीन डी भी मौजूद है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर अलग अलग जीन्स हमारे मौजूद हैं। अब जब ट्रांसक्रिप्शन आपको जीन ए का करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको जीन ए का ट्रांसक्रिप्शन करना है तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन ए ही होगा। देखिए, सिर्फ जीन ए का ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है। बाकी देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि यहां पे इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब भी जिस भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना होगा तो
उसी वाले स्ट्रैंड को कंसिडर करना होगा, उसी वाले स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड को कंसिडर करना होगा और उसी से मेरा मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। यहां पे दूसरे वाले स्ट्रैंड के ऊपर कुछ भी सिंथेसाइज नहीं हो रहा होगा। तो ये इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर हम लोग जीन ए को कंसिडर करें तो देखिए जीन ए यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी कंसिडर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन ए। अगर हम जीन ए का ट्रांसक्रिप्शन कंसिडर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हुआ इसका ट्रांसक्रिप्शन। अब दूसरी डायरेक्शन में अब मान लीजिए साइमल्टेनियसली क्या है, जीन डी का भी अगर ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो जीन डी का इस वाले रीजन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इस वाले रीजन का। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जीन ए यहां इस वाले स्ट्रैंड नंबर 1 से यहां सिंथेसाइज होने लगे और यहां से भी सिंथेसाइज होने लगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आरएनए फिर आपस में बेस पेयर करने लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है एट एनी गिवन टाइम, किसी भी समय पे, किसी भी गिवन समय पे ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं। अगर ये स्ट्रैंड नंबर 1 है और स्ट्रैंड नंबर 2 है तो यहां पे पाया जाएगा, अगर इस स्ट्रैंड का अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे हैं तो उसी समय पे इस वाले रीजन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए, इस स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज यहां से आने वाला मैसेंजर आरएनए और यहां से आने वाला मैसेंजर आरएनए आपस में बेस पेयरिंग कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, ठीक। अगर हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें पॉसिबिलिटी नंबर 2, तो पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये हो सकती है कि जीन ए यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ और जीन सी यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली कॉम्प्लीमेंटेरिटी दोनों में यहाँ पे या यहाँ पे सिंथेसिस साइमल्टेनियस नहीं हो रही। अदरवाइज मैसेंजर आरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा और फिर आपस में वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि ये रियल आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। चलिए इसकी एक इमेज ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगेन इंडिया बायोसाइंस की वेबसाइट से ये इमेज ली गई है। अब डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स। अब अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, लेकिन इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है इसकी, तो इसको देखते हुए चलते हैं। अगर मान लीजिए डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रैंड नंबर 1 है और ये स्ट्रैंड नंबर 2 है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एट अ गिवन टाइम किसी भी एक डीएनए स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो अब यहां से देखिए ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ और इससे ये एक मैसेंजर आरएनए यहां पे बनकर के तैयार हो गया। अब हमेशा याद रखिए कि जिस भी स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बना हुआ है, यानी कि जो भी स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरीके से काम कर रहा है, तो उसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। तो जैसे कि यहां पे हम लोगों ने कहा ये मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब अगर आप देखें ये 3 प्राइम एंड है और ये इसका 5 प्राइम एंड है, और आप देखते हुए चलें ये थाइमीन के साथ ऑब्वियसली ये एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एडेनिन के साथ थाइमीन कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बट आरएनए में थाइमीन होता नहीं, यूरेसिल होता है। साइटोसिन के साथ गुआनिन कॉम्प्लीमेंट्री होगा ऐसे, फिर एडेनिन के साथ अगेन थाइमीन कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बट थाइमीन होता नहीं आरएनए में, तो यूरेसिल लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ साइटोसिन के साथ गुआनिन। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से स्ट्रैंड का एक तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी बदल गई, ये 3 प्राइम था ये 5 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम था ये 3 प्राइम हो गया, और जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रीजन बनते हुए चले जा रहे हैं मैसेंजर आरएनए के अंदर। तो ये आपका है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ही और दूसरे भी नाम है, इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, या इसी को माइनस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या माइनस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, ठीक। इसके उल्टे वाले स्ट्रैंड को आप नॉन टेम्पलेट बोलते हैं, सेंस बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं और प्लस बोलते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है देखने की कोशिश करें। आप सोच रहे होंगे कि इसको सेंस या कोडिंग क्यों कहा जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है, इसको अगर गौर से देखें, इसका सीक्वेंस देखें, ये देखिए ए और यहां पे ए है, ये टी है, टी की जगह पे आरएनए में यूरेसिल होता है, ये जी है, यहां पे जी है, टी है, यहां पे यूरेसिल है, जी है अगेन जी है, जी है अगेन जी है। तो कहने का मतलब है बस थाइमीन की जगह पे यूरेसिल कर दीजिए, बाकी ये ऊपर वाला स्ट्रैंड और आरएनए एग्जैक्टली सेम टू सेम है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेंस स्ट्रैंड एग्जैक्टली सेम होता है, सेम सेगमेंट, जस्ट थाइमीन की जगह पे आप यूरेसिल लगा दें, सेम सेगमेंट एज आरएनए, तो बिल्कुल आरएनए जैसा ही होगा, बस थाइमीन की जगह पे आप यूरेसिल लगा देते हैं। इसी वजह से
ये हम इसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और इसको सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको एंटी सेंस या नॉन कोडिंग कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा आपके मैसेंजर आरएनए के। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है तो इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगेन ये भी इंडिया बायोसाइंस से इमेज ली गई है, तो इसकी एक इमेज ले सकते हैं आप और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये फोटो ले ली होगी आपने। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ PYQs कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा PYQ नंबर 1 जिसके जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आया हुआ है, जल्दी से समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इफ DNA have sequence 5 prime A T G C T C A, ये मेरा सीक्वेंस दिया हुआ है DNA का, is used as a template strand। क्या दिया गया है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है, is used as a template strand, then the sequence of messenger RNA will be। तो एक तो पहली बात ये हो गई कि ये 5 प्राइम A T G C T C A ये एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज हो रहा है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर यूज हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री इसके हमको बनाना चाहिए, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री मेरा मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो अब हम इस 3 प्राइम के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे अगर हम लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दोबारा से ही सीक्वेंस लिख देता हूं। तो 5 प्राइम A T G C T C A, ये 3 प्राइम हो, A T G C T C A हो गया। अब यहाँ पे हमें यहां से शुरू करना है इसका, ये पहले हम सबसे पहले क्या लिखते हैं 5 प्राइम एंड, इसको लिख देते हैं, ये 5 प्राइम एंड हो गया। अब एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री आपका थाइमीन होता है, बट थाइमीन तो मैसेंजर आरएनए में होगा नहीं, तो यूरेसिल होगा। साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन, थाइमीन के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन, गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, थाइमीन के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, और एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थाइमीन, बट थाइमीन होता नहीं है तो यूरेसिल, और ये हो गया मेरा 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे UGAG करके दिया हुआ है, तो UGAGCAU, तो UGAGCAU ये आपका 3rd नंबर का आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये CSIR में आया हुआ है 2007 में। तो इसकी चाहे तो आप एक इमेज ले सकते हैं। ये बेसिकली आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टेम्पलेट सीक्वेंस, टेम्पलेट स्ट्रैंड का जिक्र दिया था, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, जल्दी से इसको देखते हैं। इन प्लांट इफ द सीक्वेंस दिस 5 प्राइम GAT GG CA CGAT इज ट्रांसक्राइब्ड यूजिंग ऑपोजिट स्ट्रैंड एज टेम्पलेट, यानी कि इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट ले रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड दिया हुआ है इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड को टेम्पलेट ले रहे हैं। दैट मींस ये वाला स्ट्रैंड हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड मेरा कोडिंग हो जाएगा। कोडिंग कह सकते हो या सेंस स्ट्रैंड कह सकते हो, या आप इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड कह सकते हो। अब द सीक्वेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए विल बी, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए क्या होगा, सेम टू सेम यही सीक्वेंस होगा, बस जहां पे आपका थाइमीन है वहां पे यूरेसिल लगा दीजिए। तो अगर मैं सीक्वेंस लिखने की कोशिश करूं तो 5 प्राइम G की जगह पे G लिख दीजिए, A की जगह पे A लिख दीजिए, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल लिख दीजिए, फिर G लिख दीजिए, G लिख दीजिए, C लिख दीजिए, A लिख दीजिए, C लिख दीजिए, G लिख दीजिए, A लिख दीजिए और यूरेसिल लिख दीजिए 3 प्राइम। तो ये मेरा मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड हो गया। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 5 प्राइम आपका GAU GGCA, इसको देखें GAU GGCA CGAU, तो ये हमारा करेक्ट सेकेंड वाला स्ट्रैंड, जो सेकेंड वाला ये है, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा एक 2 क्वेश्चंस हो गए हमने देखे, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आए हैं। तो उम्मीद है कि ये पोर्शन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।